दोस्तों, बीते साल 24 फरवरी को दो देशों के बीच एक जंग शुरू हुई, जिसमें एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस था और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का एक छोटा सा देश यूक्रेन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए रशिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार था, जिससे पिछले साल दिसंबर तक ही दुनिया को करीब 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और इस जंग की वजह से आज 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर रहे हैं और तो और दोनों तरफ से ही करीब 2 लाख से ज्यादा सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में ही यूक्रेन को आगे 20 साल लग जाएंगे। इतने नुकसान के बावजूद न जाने ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन एक साल की इस यात्रा में इतनी बड़ी तबाही जो हुई है वो शायद आने वाले समय में और देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, जब 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने अपने लगभग 2 लाख सैनिक यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजे थे, तो उन्होंने ये गलत अंदाजा लगाया था कि रूस की सेना महज कुछ दिनों के भीतर कीव में दाखिल हो जाएगी और यूक्रेन की सरकार को सत्ता से हटा देगी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले यूक्रेन में जो सरकार थी वो रशिया को सपोर्ट करने वाली सरकार थी और कहीं न कहीं उसी के इशारों पर चलने वाली सरकार थी। लेकिन यूक्रेन के नए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रशिया के हिसाब से चलने के खिलाफ थे और वो इसके लिए वेस्टर्न देशों जैसे अमेरिका से सपोर्ट ले रहे थे, जो कि पुतिन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए भी पुतिन ने उन्हें मारने के साथ साथ सत्ता के गलियारे से कहीं उखाड़ फेंक देना चाहते थे। लेकिन रशिया को एक के बाद एक कई मोर्चों पर शर्मनाक हार झेलनी पड़ी और पीछे हटने के बाद साफ है कि यूक्रेन पर हमले की पुतिन की योजना नाकाम हो गई है। मगर अभी इस जंग में रूस को शिकस्त नहीं मिली है और न ही यूक्रेन इसमें किसी तरह से आगे निकल पाया है। बस अगर कुछ निकला है तो वो है 1 साल का वक्त, जिसमें लोगों के मारे जाने से लेकर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के दौर ने दस्तक दे दिए। आइए इस जंग की सालगिरह पर समझने की कोशिश करते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले इसमें पुतिन का मेन मकसद क्या था। आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला माना जाता है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद के सबसे बड़े यूरोपियन हमले को आज भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, जो इसे वॉर कहने से बचते हैं, जिसमें पूरे यूक्रेन में सिविलियन टारगेट्स पर बमबारी होती रही है और जिसके चलते यूक्रेन के करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग या तो विदेश में या फिर अपने ही वतन में रिफ्यूजीज बनने को मजबूर हो गए। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने ऐलान किया था कि उनका मकसद यूक्रेन की मिलिट्री पावर का खात्मा और नाजीज से आजाद करना है और वो ताकत के बल पर यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। जबकि इससे कुछ दिन पहले ही पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के उन इलाकों के आजादी का समर्थन किया था जिन पर 2014 से ही रूस समर्थकों का कब्जा है। इस तरह से अपनी ही बातों के दोहराव की वजह से पुतिन दुनिया भर में घेरे गए। दरअसल पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन की जनता को 8 साल से चले आ रहे यूक्रेन के जुल्म और मैसेकर से बचाने का वादा किया था, लेकिन इस वादे का प्रचार भी खुद पुतिन ने किया था, क्योंकि जब पूर्वी यूक्रेन की जनता की हालत का सच लोगों के सामने आया तो पुतिन की बातों से कहीं अलग था। इसके अलावा पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की जो एक और वजह बताई थी वो थी नेटो को यूक्रेन में पांव जमाने से रोकना और उसमें ये बात भी जोड़ी थी कि इस मिलिट्री ऑपरेशंस का मकसद यूक्रेन की एब्सोल्यूट पोजीशन को बरकरार रखना भी है, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन किसी भी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड या फेल्ड रशिया के साथ झुकाव दिखाए। पुतिन ने कभी भी ये भी खुल करके नहीं कहा, मगर ये बात हमेशा से उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है कि वो यूक्रेन की चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुश्मन ने मुझे अपना टारगेट नंबर 1 अनाउंस किया है, मेरा परिवार उसका दूसरा टारगेट है। ज़ेलेंस्की के कंसल्टेंट के मुताबिक रूसी सेना ने कम से कम 2 बार राष्ट्रपति भवन परिसर में दाखिल होने की कोशिश की थी। यूक्रेन के लोगों द्वारा नरसंहार करने के रूसी दावे के सबूत कभी नहीं मिले, लेकिन रूस की सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्टी ने बताया कि यूक्रेन को नाजियों से मुक्त कराने का मतलब यूक्रेन का एग्जिस्टेंस खत्म करना ही है, यानी मॉडर्न यूक्रेन रिपब्लिक का नामो निशान मिटा देना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बरसों से यूक्रेन से अलग देश के अस्तित्व से इनकार करते रहे। 2021 में एक लंबे लेख में पुतिन ने कहा था कि 9वीं सदी से ही यूक्रेन और रूस के लोग एक ही रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पुतिन का यूक्रेन पर हमले का सीधा एक ही मतलब था कि वो इसे रशिया का ही एक पार्ट समझते थे और उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड के बढ़ते हुए इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भले ही रूसी राष्ट्रपति ने इन सब बातों के साथ यूक्रेन पर हमला बोला था, लेकिन हमले के बाद उनके मकसद लगातार बदलते रहे। यूक्रेन पर हमले के 1 महीने बाद ही जब रूसी सेनाओं को कीव और चेर्निहाइव से पीछे हटना पड़ा था तो पुतिन ने ड्रामेटिक तरीके से अपने मिशन के मतलब बदलने का हिंट दिया था। उसके बाद रूस का मेन गोल लिबरेट डोनबास यानी डॉनबास को आजाद कराना हो गया था। दरअसल पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेट्स्क के 2 इंडस्ट्रियल एरियाज को मोटे तौर पर डोनबास कहा जाता है।
बाद में यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में खार्किव और साउथ में खेरासन शहर से रशियन आर्मी के पीछे हटने पर मजबूर हो जाने के बाद भी रूस के इन टारगेट में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि रूस को ये टारगेट हासिल करने में भी कोई खासी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन सब जगह पर रशिया जिन टारगेट के साथ यूक्रेन पर हमला करने के लिए गया था, उन सभी टारगेट को कहीं न कहीं उसने मिस कर दिया और उसे अपनी अपनी जगह से पीछे ही हटना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद इस जंग के मैदान में मिली नाकामियों के बाद भी रूस के नेता ने पिछले साल सितंबर में यूक्रेन के 4 प्रोविंस को रूस में मिलाने का ऐलान किया था। अब यह ऐलान उन्होंने कैसे कर दिया था, ये तो पुतिन साहब जाने, क्योंकि उन इलाकों पर रूस का पूरी तरह से कंट्रोल भी स्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसके चलते राष्ट्रपति पुतिन को दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस में सेना की कंपल्सरी रिक्रूटमेंट का अभियान चलाने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि ये भर्ती पार्शियल ही थी और इसके तहत केवल 3 लाख रिजर्व सैनिक भर्ती किए जाने थे। इससे रूस की बहुत बड़ी छवि को बहुत बड़ा ही नुकसान पहुंचा। बात अगर अभी की करें तो इस वक्त लगभग 850 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर युद्ध घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है और इनमें रूस को बस छोटी छोटी और रेयर विक्ट्रीज ही हासिल हो पा रही हैं। इस तरह से देखें तो जिसे एक स्विफ्ट मिलिट्री एक्शन मानकर शुरू किया गया था, वो आज बहुत लंबा खिंचता युद्ध बन गया है और वेस्टर्न कंट्री इसमें यूक्रेन को जीत दिलाने के लिए कमिटेड है। यूक्रेन के एब्सोल्यूट रहने की रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज तो कब की खत्म हो चुकी हैं। यह बात अब पूरी दुनिया को पता है कि आज यूक्रेन किसके साथ अपनी वफादारी निभा रहा है। लंबा खींचने के बारे में पहले ही पुतिन बोल चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने वार्निंग दी थी कि ये जंग शायद लंबी खिंचेगी, लेकिन उन्होंने इसमें ये बात भी जोड़ी कि रूस का मकसद मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के पहिए को घुमाते रहना नहीं, बल्कि उसे रोकना है। और उनके हिसाब से शायद ये पहिया तभी रुकेगा जब वह यूक्रेन पर कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन साल भर में ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। अगर इस सवाल पे आए कि आखिर पुतिन ने इस युद्ध से क्या हासिल किया, तो पुतिन इस युद्ध से मिली सबसे बड़ी कामयाबी का दावा बस यही कर सकते हैं कि उन्होंने क्राइमिया से रूसी सीमा तक एक ग्राउंड कॉरिडोर स्टेब्लिश कर लिया है। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में इलीगल रूप से कब्जा कर लिया था। इस ग्राउंड कॉरिडोर्स के बाद अब रूस क्राइमिया तक पहुंचने के लिए केर्च स्ट्रेट पर बने पुल के भरोसे ही नहीं रह गया। केर्च स्ट्रेट के भीतर एज़ोव सागर अब रूस का इनर सी बन गया है। पुतिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि रूस के जार पीटर महान भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। इसके अलावा पुतिन ने कुछ और शहरों को अपने कब्जे में लेने की बात कही है और उनकी सारी विक्ट्रीज इन्हीं कुछ चीजों में सिमट कर रह गई है जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन नाकाम हो गए? तो इसके जवाब में हम शायद ये कह सकते हैं कि क्राइमिया तक पहुंचने के ग्राउंड कॉरिडोर्स पर कब्जे से अलग रूस के इस हिंसक और बिना उकसावे वाले युद्ध ने यूक्रेन में तो तबाही मचाई ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ खुद रूस के लिए भी ये जंग बहुत नुकसानदेह साबित हुई है। और तो और अब तक रशियन आर्मीज की क्रूएलिटी और नाकामियां उजागर करने के सिवा इस युद्ध से रूस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और अगर यह हासिल भी हुआ है तो बटा राष्ट्र रशिया के लिए कोई जीत तो नहीं हो सकती। असल में तो ये रूस की मिलिट्री फेलियर है जिसने उसकी तमाम कमजोरियों को उधेड़ कर रख दिया है। नवंबर में खेरासन शहर के पास नीप्रो नदी के उस पार से 30,000 रूसी सैनिकों का पीछे हटने का एक स्ट्रेटेजिक फेलियर रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही कीव के पास रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला उस वक्त अटक गया जब उसे जंग के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स की सप्लाई नहीं हो सकी। नए साल पर यूक्रेन द्वारा किए गए एक मिसाइल हमले में माकीवका में बड़ी तादाद में रूस के नए रंगरूटों की मौत हो गई थी। ये रूस की खुफिया तंत्र की नाकामी थी। इसके अलावा ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मस्कोवा का डुबा दिया जाना एक डिफेंसिव फेलियर था। इसी तरह अक्टूबर 2022 में कर्ज के पुल पर किए गए हमले के बाद पुलिस को कई हफ्तों तक इसे बंद रखना पड़ा था। इसके बाद पुल की मरम्मत करवाई गई और फिर से शुरू तो किया गया, लेकिन यह भी कहीं न कहीं यूक्रेन के द्वारा किया गया एक ऐसा हमला था जिसने रशिया को यह एहसास दिला दिया था कि वो इस जंग में पूरी तरीके से अपने आप को ऊपर न समझे। धीरे धीरे जैसे जैसे यूक्रेन इस जंग में समय बिता रहे हैं, वैसे वैसे इस जंग में रशिया अकेले पड़ता जा रहा है, जो पुतिन की परेशानी का कारण है। और तो और यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट से भी राष्ट्रपति पुतिन परेशान है और कहीं न कहीं यही उनकी सबसे बड़े दुख का कारण भी साबित हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देने को लेकर रूस ने जो वार्निंग्स जारी की उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज ने कोई अटेंशन नहीं दिया और उन देशों ने कहा कि जंग चाहे जितनी लंबी खिंचे, यूक्रेन को उनका समर्थन लगातार मिलता रहेगा। इसी वजह से इस यूक्रेन को बेहतर हिमार्स मिसाइलें मिलने और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक देने के बाद से यूक्रेन को तोपखाने को काफी मजबूती मिली है और वो रशिया के हमले का जवाब देने के साथ साथ अटैकिंग पोजीशन में आकर उन पर हमला भी कर रहा है। लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। डॉनबास में लड़ाई जारी है। रूस ने इस साल सोलेडार कस्बे पर कब्जा कर लिया है और उसे उम्मीद है कि वो पश्चिमी इलाकों की ओर जाने वाले रास्तों में पड़ने वाले शहर पर जल्द ही कंट्रोल कर लेगा। रूस को ये उम्मीद भी है कि वो इन इलाकों को भी दोबारा जीत लेगा जो उसने पिछले साल गंवा दिए थे। पुतिन पर नजर रखने वालों का मानना है
कि वो इन इलाकों पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें उन्होंने रूस में मिलाने का ऐलान किया है। ये इलाके सिर्फ डॉनबास नहीं बल्कि उसके अलावा भी यूक्रेन के कई इंपॉर्टेंट सिटीज तक फैले हुए हैं। इसलिए अभी फिलहाल तो रशिया की तरफ से भी इस जंग को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाने वाली है, क्योंकि पुतिन के जानने वालों की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव और आगे बढ़ा सकते हैं और युद्ध को लंबा खींच सकते हैं। रूस एक एटमी ताकत है और पुतिन ने इशारा किया है कि जरूरत पड़ी तो रूस की हिफाजत के लिए वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को भी तैयार है और वो यूक्रेन के कब्जा किए गए इलाकों में डटे रहेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने ये वार्निंग दे दी है कि वो जरूरत पड़ने पर हर उस हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे वो अपने टारगेट स्कोर हासिल कर सके और अपने देश की सुरक्षा को तय कर सके। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस जंग में इस तरह से एक छोटे से देश से लगातार 1 साल तक लड़ने की वजह से रूस जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो खुद में इतनी बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, क्या इससे उनकी खुद की छवि को नुकसान पहुंचा है? तो दोस्तों ये बात तो साफ ही है कि 70 बरस के राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री फेलियर से खुद को अलग करने का प्रयास किया है, लेकिन कम से कम रूस के बाहर तो उनकी छवि को गहरा धक्का जरूर लगा है और अब वो अपने मुल्क के बाहर तो बहुत ही कम निकलते हैं। खैर, अपने देश में ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि रूस की इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज के स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस को झेलने में सफल रही है। हालांकि उसके बावजूद रूस का बजट डिफिसिट लगातार बढ़ रहा है और तेल और गैस से होने वाली कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि इस समय पुतिन की पॉपुलैरिटी को मेजर कर पाना चैलेंज से भरा हुआ है, क्योंकि यह बात तो सबको पता ही है कि आज की कंडीशन में भी रूस ने प्रोटेस्ट बहुत जोखिम का काम है। और तो और खबर ये भी है कि वहाँ देश की सेना के बारे में कोई नेगेटिव खबर फैलाने पर फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। इसलिए इस समय रूस के लीडरशिप का विरोध करने वाले या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या फिर पुतिन विरोधी मुख्य नेता एलेक्सी नवाल्नी की तरह जेल में ठूस दिए गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो आज रूस में जनता के पास से अधिकार ही छीन लिया गया है कि वो अपने राष्ट्रपति को सही या गलत के तराजू पर तोल सके कि उनकी जनता पिछले 1 साल से हो रही इस जंग के खिलाफ सरकार से विद्रोह कर देगी, जिससे उनकी छवि और भी खराब हो सकती है। रूस से हटकर यूक्रेन पर जाएं, तो यह जानने की कोशिश करें इस युद्ध में यूक्रेन में आखिर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपना झुकाव इतना क्यों बढ़ा दिया है। तो हमें पता चलेगा कि आज जो रशिया और यूक्रेन का बोल रहा है उसकी शुरुआत कई सालों पहले ही हो गई थी, क्योंकि ये बात साफ है कि इस युद्ध के बीच तो 2013 में ही बो दिए गए थे, जब रूस ने यूक्रेन के रूस समर्थक नेता को यूरोपियन यूनियन के साथ एक प्रपोज्ड एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद पूरे यूक्रेन में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, जिसके चलते प्रो रशियन लीडर को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और उसने पूर्वी यूक्रेन में जमीन पर कब्जे के मिशन की शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के 4 महीने बाद यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने के कैंडिडेट का दर्जा दे दिया था और यूक्रेन चाहता है कि उसे जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दी जाए। लंबे समय से रूस पर कब्जा कर रहे पुतिन यूक्रेन को नेटो के प्रभाव क्षेत्र में आने से किसी भी कीमत पर रोकना चाह रहे थे, लेकिन इस युद्ध के लिए पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज के मिलिट्री अलायंस को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो गलत है। युद्ध के पहले न केवल यूक्रेन ने नाटो से दूर रहने के लिए रूस से एक टेम्परेरी सेटलमेंट किया था, बल्कि मार्च महीने में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नॉन अलाइंड और न्यूक्लियर पावर से फ्री कंट्री बनाए रखने का प्रपोजल भी दिया था। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये रियलिटी है और इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब ऐसे में भले ही यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के साथ झुकाव बढ़ाने लगे थे, लेकिन क्या उससे इस युद्ध के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? नाटो के बारे में आपको बता दें कि नाटो उन्हीं वेस्टर्न देशों की सेनाओं का एक संगठन है जिसमें वह किसी भी देश में होने वाले अटैक के समय साथ में मिलकर उस हमले का जवाब देते हैं। और ऐसा ही उन्होंने यूक्रेन के साथ भी किया था, जबकि यूक्रेन नाटो का मेंबर भी नहीं था, लेकिन नाटो की मेंबर कंट्री यूक्रेन के शहरों की हिफाजत के लिए उसे एयर डिफेंस सिस्टम देते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने युद्ध में रूसी सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन को मिसाइलें, तोपें और ड्रोन भी मुहैया कराए हैं। इस तरह से देखें तो सीधे तौर पर नाटो ने यूक्रेन को मदद नहीं पहुंचाई है, लेकिन उसके डिफेंस में उसका साथ जरूर दिया है। लेकिन इस युद्ध का ठीक राह नाटो पर फोड़ना ठीक नहीं है। नाटो का एक्सपेंशन रूस के खतरे के जवाब में होता रहा है। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की मेंबरशिप लेने की अर्जी सिर्फ रूस के हमले के कारण दी है। जो भी कंट्री नाटो में शामिल हो रही है उन्हें कहीं न कहीं डर है कि अगर नाटो का मेंबर नहीं बनती है तो ईस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला रशिया कहीं न कहीं एक दिन उन देशों पर यूक्रेन की तरह ही हमला कर देगा और उनके पास बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि आखिर रशिया को ऐसा क्यों लगता है
कि नेटो ईस्टर्न रीजन में खुद को एक्सपेंड करके रशिया के ऊपर अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बता दें कि युद्ध से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मांग की थी कि नेटो 1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाए और वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के साथ बाल्टिक देशों से अपने सैनिक हटा ले। पुतिन की नजरों में पश्चिमी देशों ने 1990 में वादा किया था कि नेटो ईस्ट में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी उसने ईस्ट में अपना विस्तार किया। हालांकि ये बात सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से पहले की है। ऐसे में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव से किए गए उस वादे की नींव कितनी खोखली है, इस पर खुद बाद में मिखाइल गोर्बाचेव ने भी कहा था कि उस वक्त नेटो के एक्सपेंशन पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। नेटो का कहना है कि 2014 में क्राइमिया पर रूस के कब्जे से पहले उसका ईस्टर्न फ्रंट पर सेनाएं तैनात करने का भी कोई इरादा नहीं रहा था। जिस तरीके से रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद से ही वेस्टर्न कंट्री से डर लगने लगा कि वो आगे भी कहीं ऐसे ही देशों को अपने कब्जे में लेता रहेगा, जिससे नेटो को मजबूर होकर अपनी सेनाएं ईस्ट की तरफ से लानी पड़ी। और इसमें कहीं न कहीं गलती रशिया की है। एक तरह से देखा जाए तो पुतिन ने जंग से पहले ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही बना लिए थे जिनका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुकात नहीं था, और उन्हीं अवधारणाओं पर वह देश के लोगों को बरगला रहे थे और साल भर से इस जंग को जारी किए हुए हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।